नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का किया उद्घाटन। बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 हिस्सों को भी राष्ट्र को किया समर्पित। नई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेनों का नाम नमो भारत। पीएम मोदी का साहिबाबाद में जनता ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, नवरात्रि में देश की पहली नमो ट्रेन को मिला मां कात्यायनी का आशीर्वाद। ड्राइवर से लेकर कर्मचारी हैं देश की बेटियां, भारत बढ़ते नारी शक्ति का प्रतीक। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को होगा मतदान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और यूक्रेन को आर्थिक मदद जारी रखने पर दिया जोर। ओवल कार्यालय में अपने संबोधन में फिलिस्तीन के प्रति अमेरिका के समर्थन को भी दोहराया। हमास के हमलों पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा पट्टी तक बिना रोक-टोक त्वरित मानवीय सहायता को पहुंचाने का फिर किया आह्वान। मिस्र की सीमा पर खड़े हैं आवश्यक आपूर्ति वाले ट्रक। आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की अपनी जीत का क्रम बरकरार रखने की रहेगी कोशिश, तो वहीं पाकिस्तान भी जीत की राह पर लौटने का करेगा प्रयास। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले जिस खंड का उद्घाटन किया गया वो गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। आरआरटीएस एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल है जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। पीएम मोदी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन को भी पीएम ने रवाना किया। पीएम ने साहिबाबाद से दुहाई तक और फिर वापस की यात्रा भी आरआरटीएस ट्रेन से की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन कर्मियों से बातचीत की। आप मालिक हैं? अच्छा, आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं। क्या अनुभव आया आपको? कोई एक बताएं, क्या लगा? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया के पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। हम इसको ऑपरेशनली वर्क कर रहे हैं स्टेशन कंट्रोल सब में, तो बहुत प्राउड। तो ट्रेनिंग कितना समय चली आपकी? 9 मंथ चली। कहाँ पर ही? लखनऊ में। अच्छा, चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी सेवा कीजिए लोगों की। सर, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने नई नमो ट्रेन को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, देश की पहली नमो ट्रेन को मां कात्यायनी का आशीर्वाद मिला है।
देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक भारतीय ट्रेन दुनिया में पीछे नहीं रहेगी। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते भारत में जरूरी है कि सभी को सुविधाओं का लाभ अच्छे से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर है कि लोग अच्छी हवा में सांस लें और इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधा मिले। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो। इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत जितना खर्च कर रही है उतना हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाल में हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। हमने 2040 तक का पक्का रोड मैप बना दिया है। कुछ ही समय बाद भारतीयों को लेकर हमारा गगनयान स्पेस में जाएगा। फिर हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने यान में पहला भारतीय चांद पर उतारेंगे। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ये देश के युवाओं के लिए,
उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हो रहा है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत और अभिवादन। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश की घोषित हो चुकी 136 सीटों के बाद बाकी बची 94 सीटों पर मंथन होगा, तो वहीं तेलंगाना की सीटों पर भी चर्चा होगी। मीटिंग के दौरान राजस्थान की बची हुई सीटों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बेहद अहम, जिसमें मध्य प्रदेश की 94 सीटों पर मंथन होगा। इसके अलावा जो तेलंगाना की सीटें हैं उन पर भी चर्चा होगी और जो राजस्थान की बची हुई सीटें हैं उन पर भी मंथन होगा। हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। बिक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम बैठक है, ये जो चुनाव है उनको देखते हुए क्या कुछ जानकारी आप बताना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी जो है राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, उसको लेकर बैठकें हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो या अलग से जो है पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठक हो। पार्टी की तरफ से जो है चुनाव को लेकर, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हो, उसको लेकर पूरी तरह से कमर कसी गई है। एक एक सीट का जो चिंतन है वो बड़ी बारीकी से हुआ है, अलग से बैठकें हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी मंथन हुआ है। प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री की जो सभाएं हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम है, चाहे वो प्रवास उसको कहा जाए, तो वो भी जो है इन राज्यों में हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पर तैयारी जो है बहुत पहले से कर रही है और यही वजह है कि पार्टी जो है अपनी जीत के दावे भी कर रही है कि पार्टी जो है राजस्थान में एक बार सरकार बनाएगी तो वहीं मध्य प्रदेश में पुनः वापसी करेगी। तो कुल मिलाकर देखना तो मतदाताओं को निर्णय लेना है कि किसको वोट देना है, लेकिन कौन मतदाताओं की चॉइस हो सकता है, कौन विधायक बन सकता है, इसको लेकर आज मंथन होगा और देखने वाली बात होगी कि पार्टी जो है आज लिस्ट जारी करती है या नहीं। बिल्कुल बिक्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जिस तरह की लिस्ट जारी हुई है वो अपने आप में एक नई तरह की लिस्ट थी। अब जो बची हुई सीट्स हैं या जिन राज्यों में और भी मंथन हो रहा है, उन्हें देखते हुए किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है और किस तरह से जो उम्मीदवारों को चुना जा रहा है उसका आधार कैसे तय किया जा रहा है? देखिए,
कोई भी पार्टी हो अगर चुनाव लड़ती है या उम्मीदवार का चयन करती है तो जीतने वाले उम्मीदवार का ही चयन किया जाता है। हालांकि इस पर जरूर चर्चा होती है, सभी पार्टियों में इस प्रकार की चर्चा होती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है, और इसीलिए जो है वो बैठक होती है। केंद्रीय चुनाव समिति जो है बीजेपी की सर्वोच्च समिति है या कहें कि समिति है कि जहां के निर्णय होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे में कहा जाए कि पार्टी जो है इससे निर्विवाद रूप से निर्णय लेती है और उसके लिए कौन कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इसका चिंतन जो है पहले ही कर लिया जाता है। जिस प्रकार से कल जो है जेपी नड्डा के यहाँ जो है तेलंगाना को लेकर एक लंबी बैठक हुई, एक हाईलेवल बैठक हुई, चिंतन किया गया किस प्रकार से प्रचार किया जा सकता है, किस प्रकार से टिकटों को लेकर चर्चा हुई, कौन कौन से रिलीज कैंडिडेट, क्योंकि तेलंगाना को लेकर बीजेपी जो है काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण में अगर कर्नाटक के बाद अगर पार्टी को कोई उम्मीद नजर आती है तो वो तेलंगाना में नजर आती है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर पार्टी पिछली बार जो 2019 के अगर लोकसभा चुनाव देखे तो पार्टी ने वहां पर संसदीय चुनाव में जीत प्राप्त की थी। तो ऐसे में इस बार बीजेपी को लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में वो अगर जो लोकसभा की जीती हुई सीटें हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी के लिए एक उत्साह देने वाला संकेत हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। तो पार्टी की तरफ से इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि तेलंगाना में जो सत्ताधारी दल है वो मामले को त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय बना रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो के कविता है, जो केसीआर की बेटी, हम लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर निशाना नहीं साध रही है। तो बीजेपी के लिए ये फायदेमंद है कि मामला वहां त्रिकोणीय हो, लेकिन जो केसीआर या बीआरएस है वो मामले को त्रिकोणीय नहीं बनाए। तो एक दिलचस्प मामला है। आने वाले समय में 30 नवंबर को वहां चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, सरगर्मियां बढ़ेगी, वैसे वैसे चुनाव किस ओर जाता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी बड़ा धुआंधार वहां प्रचार नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां नहीं हुई है। तो आने वाले समय में वहां किस प्रकार का चुनाव प्रचार होता है ये देखने वाली बात। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए विक्रम। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पीसी शर्मा भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि अभिषेक चौकसे चिंटू जबलपुर कैंट से चुनाव लड़ेंगे। दिनेश गुर्जर मुरैना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पहली सूची में घोषित 3 उम्मीदवारों को बदल भी दिया है। और अब बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल किए जा रहे हैं। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर अब तक कुल 127 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश भर में सबसे भ्रष्ट सरकार छत्तीसगढ़ की है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को लगातार सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टिकरण की, और ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टिकरण से ग्रस्त है। और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता यहां की सरकार से ऊब चुकी है। कांग्रेस ने यहां के सब संसाधनों को लूटा है। छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है इस खाऊ सरकार से, भूपे से, ताकि दिल्ली की कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ अपना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा। उधर तेलंगाना में भी चुनाव के लिए प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राहुल आर्मूर और निजामाबाद जिलों का दौरा करेंगे। फिर बोधन निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी बनाने वाले लोगों, खाड़ी प्रवासी श्रमिकों से मिलेंगे। इसके बाद राहुल गांधी निजाम शुगर फैक्ट्री का दौरा करेंगे। फिर बोधन से आर्मूर तक 50 किलोमीटर की बस यात्रा करेंगे। राहुल आर्मूर में हल्दी और गन्ना किसानों से बात करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर राहुल गांधी आर्मूर से निजामाबाद तक 25 किलोमीटर की बस यात्रा करेंगे। शाम को निजामाबाद में राहुल की पदयात्रा के साथ उनका 3 दिन का दौरा पूरा हो जाएगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों के बीच गुप्त समझौता है। उन्होंने कहा दिल्ली में बीआरएस कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है, तो वहीं राज्य में बीआरएस की बी टीम के रूप में कांग्रेस काम करती है। आपके सरकार में केसीआर, मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री बने थे नहीं थे, और जब हमारे आंध्र प्रदेश में जब सरकार बना कांग्रेस का, राजशेखर रेड्डी जी का, उसमें कांग्रेस बीआरएस वाले उसमें मंत्री शामिल हुए नहीं हुए। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। 2014 और 2018 में जो टीआरएस के नाम पर चुन के आए विधायक, लगभग पूरे विधायक बीआरएस में शामिल हो गए नहीं हुआ। और मिड प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टल गई है। महुआ ने निशिकांत दुबे, जय अनंत राय समेत मीडिया को उनके खिलाफ बयान से रोकने की मांग की थी। आज वकील जय अनंत राय ने महुआ के लिए पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे संपर्क कर मामला वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद जज ने शंकर नारायण से पूछा कि अगर वो मध्यस्थता करवा रहे हैं तो बतौर वकील कैसे पेश हो सकते हैं। इसके बाद शंकर नारायण ने खुद को केस से अलग कर लिया। जज ने सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टाल दी है। संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले को लेकर महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में उनके पूर्व पार्टनर जय अनंत राय महुआ मोइत्रा पर सीबीआई को की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। दरअसल राय की चिट्ठी के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाया था। राय सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, कल दोपहर हेनरी के बदले मुझे सीबीआई को की गई शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई। मैंने साफ कर दिया और कहा कि मैं सीबीआई को जानकारी दूंगा। मैसेज करने वाला बेहद मासूम है, लेकिन वो अपने बारे में सब कुछ उजागर कर रहा है। दरअसल महुआ और राय के बीच 3 साल के रोटविलर ब्रीड के
डॉग की कस्टडी को लेकर विवाद है। इस रॉटविलर डॉग का नाम हेनरी है, जो फिलहाल महुआ के पास है। जय अनंत देहदराई इस डॉग की कस्टडी अपने पास चाहते हैं। देहदराई ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महुआ ने कहा है कि वो हेनरी को उन्हें लौटा देंगी अगर वो कथित सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंधों को लेकर सीबीआई को की गई शिकायत वापस ले लेते हैं। और इस मामले की सबसे पहले जानकारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी थी। उन्होंने देहदराई की चिट्ठी के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह टीएमसी सांसद ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए हैं। इस चिट्ठी में एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का नाम भी सामने आया है। आबकारी नीति मामले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज आरोप तय होने से पहले की जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होनी है। कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि चार्जशीट या उससे जुड़े दस्तावेज आरोपी के वकील को मिल जाएं, ताकि वो केस के सवाल जवाब के लिए खुद को तैयार कर सके। एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल होने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इलाहाबाद के एक वकील अशोक पांडे पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। 13 अक्टूबर को एक दूसरी बेंच ने इन्हीं अशोक पांडे पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था। तब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ली गई शपथ को गलत बताते हुए उनके फिर से शपथ लेने की मांग की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज गया में दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के समावेश से लोगों को समग्र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध जैसी सभी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समावेश समय की मांग है। उन्होंने कहा कि एम्स इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने एम्स और अन्य चिकित्सा संस्थानों से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के उपचार की प्रणाली विकसित करने को भी कहा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में हुआ। यहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर से राजस्थान जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम बदलाव हो रहे हैं। अब इसी क्रम में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत देश भर के छात्र छात्राओं के लिए एक अलग यूनिक आईडी कार्ड तैयार किया जा रहा है। इसे RID के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम बदलाव हो रहे हैं। अब इसी क्रम में एक और अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत अब देश भर के छात्र छात्राओं के लिए एक अलग यूनिक आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे। यह आईडी बिल्कुल आधार कार्ड जैसे ही होगा, जिसमें विद्यार्थियों के एकेडमिक से लेकर स्पोर्ट्स और स्किल्स के अलावा हर छोटी बड़ी जानकारी एक जगह मौजूद होगी। इस आईडी का नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी होगा। Basic thing is that we would want to track every child, for the fact that we would not want to miss out on any child out of our schooling system. The National Education Policy 2020 talks about 100% GER for secondary education by 2030. And so we need to track our students, and each student, if they have a unique ID, that unique ID would come to their rescue. And this unique APAR ID will link you with the DigiLocker. So all your certificates, all your scholastic aptitudes, including your birth certificate, it can be put on that DigiLocker using the APAR ID. Now we are also going to request the parents to give their consent to link this APAR ID with the Aadhaar number.
ये आईडी कार्ड बनने से छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर उन्हें कोई स्कूल बदलना है या फिर किसी स्कीम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इन सब के लिए उन्हें बस अपनी अपार आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। कृति वडेरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इसरो 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षण यान TVD-1 को लॉन्च कर गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण शुरू करेगा। लॉन्चिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा जाएगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई जाएगी। भारतीय नौसेना इसकी रिकवरी करेगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता के आधार पर ही आगे मिशन गगनयान की योजना बनाई जाएगी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने स्वर्णिम अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की राह पर चलने को तैयार है। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण वाहन ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा और इस दौरान ये देखा जाएगा कि जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उनके सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। So we will create an abort condition which is corresponding to speed of the rocket becoming speed of the sound. So at that time we will abort and then create decelerate the crew module back to sea. Then we'll go there and collect it and see how the whole of the system performs. इस परीक्षण यान TVD-1 के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा है अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ये क्रू मॉड्यूल और CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। दूसरा हिस्सा है CM यानी क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के अंदर भेजा जाना है। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा। और तीसरा हिस्सा है CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये सुनिश्चित करना है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परीक्षण में कौन कौन से चरणों को शामिल किया गया है। उड़ान भरने के बाद का पहला चरण है एसेंट फेज यानी चढ़ाई वाला चरण। इसमें टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण यान क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। HEM फायरिंग के दौरान इससे क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण है CES फेज, जिसमें CM यानी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए पैराशूट खोलकर लैंड करने का परीक्षण किया जाएगा। ये श्रीहरिकोटा के तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ये परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापसी कर सके। इसके बाद CM यानी क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर पहुंचाने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम अलग होकर आगे बढ़ेगा और कुछ दूरी तय करने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। परीक्षण यान D1 यानी TVD-1 के बाद D2, D3, D4 परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद मिशन गगनयान के तहत मानवयुक्त विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आयशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलुरु। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों में अंतरिक्ष को लेकर जोश चरम पर है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद आदित्य L1 की सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब इसी क्रम में गगनयान मिशन भी भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आइए आज के न्यूज़ लेंस में आपको बताते हैं क्या है मिशन गगनयान, कब लॉन्च हो रहा है गगनयान और हमारे लिए इसका क्या महत्व है। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा।
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। इसका परीक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। क्रू मॉड्यूल मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा, जबकि सर्विस मॉड्यूल आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए 3 चरणों वाले GSLV Mk3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के लॉन्च में सक्षम है। GSLV Mk3 को लॉन्चिंग वाहन मार्क 3 LVM-3 भी कहा जाता है। गगनयान मिशन की कामयाबी हमारे लिए खास अहमियत रखती है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे, जबकि 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविड 21 घंटे तक स्पेस में रहे थे। ये देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा। ये औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए किए जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन इन स्पेस के गठन की भी घोषणा की है। ये सामाजिक लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के साथ गगनयान मिशन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और गगनयान मिशन की तैयारियों के लिए समीक्षा की। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य तय करें। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयां छूने की देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यदि आप भी इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं तो lvg.shar.gov.in/VSC registration/index.jsp पर पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ विद्यार्थियों और महिला ट्रेन ऑपरेटर से भी बातचीत की। कैसा रहा इन सभी का अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान कुछ विद्यार्थियों से भी उन्होंने खास बातचीत की। बात करते हैं। बेटा क्या लगा, कैसा लगा पीएम से बात करके? बहुत ही अच्छा लगा। क्या क्या बातें हुई? उन्होंने हमसे पूछा कि आपने आखिरी बार कौन सी रेल में कब सफर करा था और कहाँ पे गए थे, और मैंने उनको एक पोएम भी सुनाई थी। आज आपको कैसा लगा पीएम से बातचीत की, उनके साथ यात्रा की, देश के प्रधानमंत्री के साथ? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक हमारे लिए गर्व की बात होती है, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मन में क्या फीलिंग आ रही थी, क्योंकि कभी पीएम को टीवी में देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन वो आपके साथ ही बैठ के जा रहे थे? मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैं जब बड़ी होंगी तो मैं अपने दोस्तों को बता सकूंगी कि जब मैं छोटी थी मैं अपने बचपन में अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के उनसे बातचीत करी थी। आप क्या कहेंगे? जी मुझे पीएम मोदी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मेरे इतने सामने खड़े हैं, और उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि आपको इस रैपिड रेल का, नमो भारत का, सबसे आप जब
पहली बार यहाँ पे आए तो आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी। हमने बताया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे पूछा कि हम किन किन चीज़ों पे आगे काम कर सकते हैं, हमने उनको वो सब बताया और फिर उन्होंने कहा कि आप जब सब घर जाइएगा तो एक बड़ा सा फीडबैक हमें भेजिएगा। तो मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी और एट लास्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये था कि उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगी। स्टिल वो इतने बड़े हैं, स्टिल वो हमसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको। वो अपनी मिस्टेक्स पूछ रहे हैं हमसे और उन्होंने बोला है कि हमें रिपोर्ट भेजनी है और मैं पक्का से घर जाके रिपोर्ट ज़रूर भेजूंगी। कहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हम 160 की स्पीड पे हम भारत की पहली महिलाएं हैं जो इस ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं एंड हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाला मूवमेंट है। ऑपरेटर्स हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे बातचीत की। अब ये 160 की रफ्तार से इस ट्रेन को रोजाना ट्रैक पर दौड़ाएंगी। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। तो छात्रों और ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए, जो महिला ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए अविस्मरणीय सुनहरे पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। आज न्यूज़लैंड्स के खास सेगमेंट में हम आपको बता रहे हैं क्या है RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और देश के आम नागरिक को इससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहरी क्षेत्रों में रेल पारगमन की एक प्रणाली है जो जमीन के नीचे, ऊपर या जमीन पर अपेक्षाकृत उच्च गति से परिचालित होती है। रोजमर्रा दफ्तर के लिए लंबा सफर तय करने वाले लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभप्रद साबित होगी। तेज परिचालन के कारण ही इसे रैपिडेक्स ट्रेन भी कहा जाता है। रैपिडेक्स ट्रेन चलाने पर सरकार की ओर से पहली बार मंथन 1998 में हुआ। दिल्ली से NCR के शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने के पीछे मकसद था दिल्ली में बढ़ती आबादी के दबाव को कुछ कम किया जा सके। इसके लिए 2006 में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया। 2009 में स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया। 2011 में केंद्र सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद इसे NCR मोबिलिटी प्लान में शामिल किया गया। पहले चरण के लिए 3 कॉरिडोर विकसित किए जाने पर सहमति बनी। 2013 में NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए एक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। इस प्रोजेक्ट को गति मिली 8 मार्च 2019 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसका शिलान्यास किया और अब दिल्ली मेरठ रूट IRTS कॉरिडोर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए है। रैपिडेक्स ट्रेन में एक बार में 1,700 लोग सफर कर सकेंगे। इस रूट पर कुल 30 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को 150 किलोमीटर दूर के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए RRTS की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। ये अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के परिचालन से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। NCRTC के अनुसार 2025 में रैपिडेक्स ट्रेनों से रोजाना करीब 8 लाख लोग सफर करने लगेंगे। ये भी अनुमान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सशक्त माध्यम मिलने से इस मार्ग पर करीब 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण भी काफी कम होगा। यही नहीं, निजी वाहन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को पेट्रोल और महंगे टोल शुल्क से भी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त शुल्क से निजात मिलेगी। रैपिडेक्स रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर शुरू होने के बाद ये सफर रोजाना महज 55 मिनट का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन में मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी होगा। रैपिडेक्स ट्रेनों के दरवाजे फिलहाल मेट्रो रेल की तरह ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे और बंद होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त रैपिडेक्स ट्रेन में दरवाजों को खोलने के लिए अंदर और बाहर दोनों ओर एक खास बटन दिया गया है। ट्रेन के सफर में होने के दौरान ये बटन लॉक रहेगा और इसे नहीं खोला जा सकेगा, लेकिन जब लोग इस बटन के काम करने के तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, तब कोच के गेट को मैनुअली खोला बंद किया जा सकेगा ताकि बिजली की बचत हो सके।
सिर्फ यही नहीं, आपातकाल स्थिति में यात्री ट्रेन ऑपरेटर से बात भी कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक कोच में एक खास डिवाइस लगाई गई है। दरअसल रैपिडेक्स रेल देशवासियों को कनेक्ट करने की पीएम मोदी की व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसके तहत आम लोगों को रेल, हवाई सेवा, सड़क, इंटरनेट जैसे सेवाओं में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री समेत अन्य सैन्य अधिकारी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सैनिकों से मुलाकात कर बताया कि लड़ाई कठिन और लंबी होने वाली है, लेकिन अंत में हम ही जीतेंगे। इजरायली सेना ने गाजा सीमा के पास बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण तैनात कर दिए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में तेजी से मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। गुटेरेस ने कहा कि गाजा में जल्द भोजन, पानी, दवा और ईंधन की जरूरत है। हमें बड़े पैमाने पर 2.4 मिलियन लोगों तक मदद पहुंचानी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने अनुमान लगाया कि गाजा में जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 100 ट्रकों की आवश्यकता है। रूस का कहना है कि वो गाजा में नागरिकों के लिए 27 टन मानवीय सहायता पहुंचाएगा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसके लिए अभी भी हमास की ओर से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ताज़ा हालात पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेल अवीव में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। उसको अनफोल्ड तो इजरायली सेना ने गाजा सीमा पर सैन्य उपकरण तैनात किए हैं और ये लड़ाई लगातार और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच जंग, ये संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल के पीएम ने इस बीच सैनिकों से मुलाकात की है और इजराइल सेना ने गाजा सीमा पर सैन्य उपकरण तैनात कर दिए हैं। यूएन महासचिव ने गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने का बात कही है और ये संघर्ष लगातार जारी है। ताज़ा हालात पर जानकारी लेते हैं तेल अवीव में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से। अमृतपाल, लगातार ये जो जंग है ये और गंभीर होती जा रही है। तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या जानकारी वहां से इस वक्त इसके बारे में मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जंग और तीव्र होती जा रही है, जंग और गंभीर होती जा रही है। कल रात की बात करें, हैवी बॉम्बिंग इजराइल ने की गाजा पट्टी में। वहीं हमास ने रॉकेट्स लगातार दागते रहे। कल यहाँ ऋषि सुनाक थे, जब ऋषि सुनाक टेल अवीव में थे उसके दौरान भी कम से कम 6 से 7 रॉकेट्स टेल अवीव में गिरे। जो दागे गिरे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिए, पर जो बॉर्डर के इलाके हैं इजराइल गाजा पट्टी के, हाँ उसको गाजन एनक्लेव कहते हैं, वहाँ लगातार रॉकेट्स गिर रहे हैं। आप यकीन माने कि हर 30 सेकंड में यहाँ पर इजराइल में रॉकेट गिरता है। वहीं इजराइल लगातार हवाई बॉम्बिंग कर रहा है, अपने लड़ाकू विमानों से, अपने अटैक हेलीकॉप्टर से, अपनी आर्टिलरी फायर यहाँ से गोले दाग रहा है। एक चर्च पे अटैक किया गया, उनकी एक जो हमास की पॉलिट ब्यूरो की बड़ी जो लीडर थी जमीला शांति, उनको उनके परिवार के साथ मार दिया गया। कल एक हमले में वो मर गईं। परसों आपने देखा कि इनके सीनियर मोस्ट मिलिट्री कमांडर हमास के, उनको और उनकी फैमिली को मार दिया गया। तो ये लगातार टारगेटेड बॉम्बिंग इजराइल की जारी है। वहीं लेबनान बॉर्डर भी हीट अप हो रहा है। लेबनान से यहाँ इजराइल के अंदर मिसाइल्स दागी जा रही हैं और इंटरमिटेंट फायरिंग हो रही है। वहीं इजराइल उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और इवैक्यूएशन लगातार चल रही
रही है, गांव के गांव खाली करवा लिए गए हैं। वहीं वेस्ट बैंक में कल इजराइल ने बॉम्बिंग की जिसमें 5 लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे। नूर शम्स करके एक रेफ्यूजी कैंप था जिस पर बॉम्बिंग की गई। तो स्थिति वाकई ही बिगड़ती जा रही है। मैं दिन भी नहीं कहूँगा, हर घड़ी स्थिति और गंभीर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। रमा, बिल्कुल जिस तरह की स्थिति आप बता रहे हैं और हर घड़ी आप बता रहे हैं कि जो स्थिति है लगातार गंभीर होती जा रही है, ऐसे में जो विश्व पटल पर विभिन्न देश हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, उनकी जिस तरह की कंसर्न्स हैं, उसे देखते हुए किस तरह की स्थिति वहाँ पर उभरती हुई एक नज़र आ रही है अमृत? देखिए, विश्व के नेता एसेंशियली चाह रहे हैं कि कोई मध्यस्थता हो जाए, अगर सीज फायर हो सके हो जाए। एंटोनियो गुटेरेस ऐसा बोल रहे हैं। कल ऋषि सुनाक यहाँ थे, परसों जो बाइडन यहाँ थे, उससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज यहाँ थे। ऋषि सुनाक अब उसके बाद सीधा रियाद गए, रियाद से आज मिस्र पहुँच रहे हैं, काहिरा में। तो ये जो सारी कैंपेन्स हैं, ये जो पूरी कवायद है डिप्लोमेसी की, कूटनीति की, वो ये है कि क्या इसको रोका जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता ग्राउंड पर कि इजराइल या इवन हमास अभी रोकने के मूड में है। दोनों शर्तें ही ऐसी रखी हैं कि वो लग नहीं रहा रोकने के मूड में। इजराइल ने तो साफ दो टूक शब्दों में बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडन को और ऋषि सुनाक को कह दिया कि हम अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर, हमास को ख़त्म किए बगैर नहीं रुकेंगे। तो अब इस पूरी कवायद से अगर ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जा सके और हॉस्टेजेस जो हमास के पास हैं वो रिलीज हो सकें, वो बड़ी बात होगी। सीज फायर या संघर्ष विराम की तो अभी यहाँ पर कोई संभावना दूर दूर तक नहीं लग रही। रमा, आप नज़र बनाए रखें अमृत। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार मंत्री के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि व्यापार एवं उद्योग मंत्री ऑन किम योंग से मिलकर अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं दीर्घकालिक प्रभाव वाले सहयोग के नए क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि ISMR बैठक में इन विचारों को विकसित करने के लिए उत्सुक हूं। और मिड प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। सरकार ने लैपटॉप और IT हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए 19 अक्टूबर से प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। सरकार का कहना है कि लैपटॉप कंप्यूटर के आयात पर सरकार की तरफ से रोक नहीं, लेकिन आयात पर नज़र रखने के लिए बनाए नए नियम अनुसार आयात परमिट ऑनलाइन एंड-टू-एंड प्रारूप में जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। इनमें कई चीज़ों पर ज़रूरत नहीं होगी ऑथराइजेशन की, जबकि जिन चीज़ों के लिए ऑथराइजेशन ज़रूरी है उसको स्पष्टता के साथ नीति में मेंशन किया गया है। इस नीति के तहत एक पोर्टल के जरिए एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है।
MEITY सचिव S कृष्णन ने गुरुवार को दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि IT आयात को ऑनलाइन करने के तहत उपभोक्ता संरक्षण का पूरा ख्याल रखा गया है और अगर कोई भी खामी या आयात से अव्यवहारिक पहलू सामने आता है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई की नीति भी शामिल की गई है। नई नीति के तहत भारतीय निर्माताओं को इस संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। इस नीति के तहत 30 सितंबर 2024 तक इंपोर्ट डाटा का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। नई नीति में साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया है, इसीलिए ट्रस्टेड सप्लाई चेन की व्यवस्था इस नीति में शुरू की गई है। The kind of IT hardware we are speaking about, which includes laptops, computers and so on, many of which are already being imported into the country. There is no shortage of any of this for the various purpose for which consumers in the country use it. That is number one. Number two is eventually to ensure that all of this provides us with the kind of data and information we need to make sure that we have a completely trusted digital system in this country. इसके साथ ही मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य RRTS इत्यस्य अर्थात् प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः उद्घाटनं कृतवान्। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य साहिबाबाद रैपिडेक्स स्थानके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः वीथ्याः प्राथमिकखण्डम् उद्घाटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः बिहार यात्रायाः अद्य तृतीयम् अन्तिमं च दिनम् अस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य दक्षिणवर्ति बिहारस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। इतः पूर्वं गतदिने राष्ट्रपतिवर्या पटनास्थितस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधितवती। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः छत्तीसगढ़ प्रशासनं तर्जितवान्। सः जनसभायां प्रोक्तवान् यत् देशे सर्वतः भ्रष्टं छत्तीसगढ़ प्रशासनम् एव। वस्तुतः केन्द्र प्रशासन पक्षतः राज्य प्रशासनं सम्पूर्णतः साहाय्यमपि अवाप्नोति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन गगनयानाभियानस्य अन्तर्गतं श्वः प्रथमस्य परीक्षणयानस्य उड्डयनं श्रीहरिकोटातः प्रवर्तयिष्यते। TV-D1 इत्याख्यं हि परीक्षणयानपरम् उड्डयनं श्वः प्रातः 7:30 इसरो इत्येतस्य आधिकारिके फेसबुक पटले, यूट्यूब वाहिन्यां, दूरदर्शनादिषु च साक्षात् द्रष्टुं शक्येत। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः स्वनागरिकान् सम्बोधितवान्। असौ इस्राएल यूक्रेन देशाभ्याम् आर्थिक साहाय्यस्य निरन्तरतार्थं बलं प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे पैलेस्टाइन देशं प्रति संयुक्त राज्य अमेरिकीयं समर्थनमपि तेन पुनः ख्यापितम्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायां ह्यः भारत बांग्लादेशयोः मध्ये क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीय दलेन 7 बांग्लादेशदलं पराजितम्। भारतेन विजयाय लक्ष्यमनुसृत्य 61+ धावनाङ्काः अर्जिताः। स्पर्धा पुरुषः विराट कोहली 3+1 धावनाङ्कानाम् अर्जनं विधाय लक्ष्यनिर्धारणं न्यूनायितवान्। अद्य शारदीय नवरात्रपर्वणः 6ठं दिनम् अस्ति। सम्पूर्णे अपि देशे मातुः दुर्गायाः 6ठस्वरूपभूतायाः कात्यायन्याः पूजनं विधीयमानमस्ति। मन्दिरेषु गृहेषु च मातुः एतद्रूपं सश्रद्धम् अर्च्यमानम्। सामुदायिक प्रयास की अनूठी तस्वीर। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से बेकार बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि को खूबसूरत हरे और घने जंगल में किया तब्दील। तो कहीं ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत